हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू EMIT। आज हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के 25वां क्लास में हैं, जिसमें हम बात करेंगे नॉर्मली लेजर पोस्टिंग लेकर, लेजर बैलेंसिंग लेकर और साथ में ट्रायल बैलेंस को भी आज हम डिटेल में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक तो आपका परचेज डे बुक और एक आपका परचेज अकाउंट, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर हम लेजर बैलेंसिंग भी देखेंगे साथ में और उसके बाद ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं परचेज डे बुक। आप सबने परचेज डे बुक बनाए थे, याद होगा आपको, कुछ इस तरीके से आपका परचेज डे बुक था, ठीक है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर अमाउंट, सॉरी वाउचर नंबर, डिटेल अमाउंट एंड नेट अमाउंट, यही तो था। ये हमारा परचेज डे बुक, ठीक है। मान लो एक्स लिमिटेड से मैं परचेज कर रहा हूं 10 पीस हार्ड डिस्क 1000 रुपए करके, तो हम कैसे लिखते थे? एक्स लिमिटेड, वो भी उधारी में है ना, 10 पीस ऑफ हार्ड डिस्क एट द रेट ऑफ 1000 ईच। कितना हो गया? 10,000। लेस कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, कितना हो जाएगा? 1000। नेट कितना हो गया? 9000। तो परचेज डे बुक जो होता है वो सिर्फ क्रेडिट परचेज को कंटेन करता है। किसको? क्रेडिट परचेज। वही जगह पर जो कैश परचेज होगा वो आपका लिखा जाएगा कैश बुक में, है ना। तो आपको परचेज डे बुक समझ में आ गया कि अगर उधारी में गुड्स परचेज होता है उसके लिए यूज होता है। बट वहीं पर अगर मैं परचेज अकाउंट की बात करता हूं तो डेबिट क्रेडिट, अगर आप परचेज अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जैसे एक्स लिमिटेड, कितना रुपए? मान लीजिए 9000। जब कैश में परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 1000 रुपए। अगर बैंक से कर रहा हूं यानी चेक देके परचेज कर रहा हूं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मान लो 1000 रुपए। तो देखो परचेज डे बुक में सिर्फ और सिर्फ आपका क्रेडिट परचेज एंटर हुआ था। वहीं पर जो परचेज अकाउंट है वो आपका चाहे उधारी हो, चाहे आपका कैश का परचेज हो, चाहे आपका बैंक का परचेज हो, तीनों चीज कंटेन करता है। तो परचेज अकाउंट और परचेज डे बुक में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि परचेज डे बुक ओनली क्रेडिट परचेज को कंटेन करता है, वहीं पर परचेज अकाउंट क्रेडिट हो, कैश हो, बैंक से हो, तीनों को कंटेन कर सकता है, यानी तीनों को कंटेन करता है। यही परचेज लेजर और परचेज डे बुक में डिफरेंस है। बहुत बार इंटरव्यू में ये चीज पूछा जाता है कि परचेज डे बुक एंड परचेज अकाउंट में डिफरेंस क्या है, वो आपका ये रहा। सेम एज इट इज डिफरेंस आपका सेल्स डे बुक एंड सेल्स अकाउंट में भी है। सेल्स डे बुक क्या करता है? ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करता है। वहीं पर सेल्स अकाउंट जो होता है आपका कैश सेल हो, चाहे आपका क्रेडिट सेल हो, चाहे आपका पार्टी यानी बैंक के द्वारा सेल कर रहे हो, तो भी आपका सेल अकाउंट में लिखा जाता है। मैं एक सेल्स अकाउंट भी आपके सामने बता देता हूं। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स। अब बताओ अगर कैश में गुड्स सेल होता है, आप एंट्री क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी बाय कैश अकाउंट, कितना? मान लो 1000 रुपए का सेल। अगर मैं चेक के द्वारा सेल करता हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, तो यहां पर क्या करोगे? बाय बैंक अकाउंट, कितने रुपए? मान लो 5000। अगर मैं उधारी में सेल करता हूं तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, तो यहां पर क्या रहता है? बाय पार्टी। समझे कि नहीं? कितना? मान लो 5000।
तो देखो वही चीज आपको देखने को मिला जो आपको परचेज में देखने को मिला था। जो डिफरेंस है आपका परचेज डे बुक के साथ परचेज का था, सेम सेल डे बुक के साथ सेल अकाउंट का है। सेल डे बुक सिर्फ ओनली क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करता है, वहीं पर आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो, कैश हो, चेक हो, तीनों चीज कंटेन करता है। यानी टोटल जो ग्रॉस परचेज आपका ग्रॉस सेल होता है, ग्रॉस परचेज होता है, वो परचेज अकाउंट आपको ग्रॉस परचेज दिख जाता है, सेल अकाउंट आपको ग्रॉस सेल दिख जाता है। अब इसका अगर बैलेंसिंग करना चाहते हैं, बैलेंसिंग क्यों, ताकि मैं बैलेंसिंग भी आपको सिखा दूं, इसलिए मैं बैलेंसिंग भी करके दिखा रहा हूं। बैलेंसिंग कैसे, टोटलिंग करो इसमें, देखो ये दोनों साइड में पहले ऐसे लाइन बना दिया, दोनों साइड बराबर करना है मुझे। कितना है इधर 11,000, तो मैंने यहां लिख दिया 11,000, यहां भी लिख दिया 11,000। अब इधर डिफरेंस कितने का आ रहा है 11,000 का, तो ये वो जो डिफरेंस आ रहा है 11,000 का वही आपका क्या है बैलेंस है। इसको हम क्या बोलेंगे, बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलेंगे, बाय क्लोजिंग बैलेंस। उसी को ओपनिंग में लिखेंगे तो क्या बोल के लिखेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस। कितने रुपए 11,000। सेम आगे सेल का बैलेंसिंग करते हैं, देखो यहां पर कितना आ गया 11,000, टोटल में इधर भी आ गया 11,000, बैलेंस डिफरेंस जब 11,000 का आ गया तो इसको हम क्या बोल के लिखेंगे, टू क्लोजिंग बैलेंस। टू क्यों, इधर के साइड डेबिट साइड है इसलिए टू के साथ लिखना पड़ेगा, टू क्लोजिंग बैलेंस। इसी को ओपनिंग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय ओपनिंग बैलेंस। समझे कि नहीं, बताओ बैलेंसिंग समझ में आ गया। बैलेंसिंग हम दोनों लेजर का अमाउंट को, डेबिट के साथ क्रेडिट को टोटल बराबर करने के लिए हम करते हैं। जैसे यहाँ पर डेबिट के साथ क्रेडिट को बराबर करा, करने के बाद जितना डिफरेंस आ गया वो मेरा बैलेंस। अगर मेरा डिफरेंस अमाउंट हम क्लोजिंग बैलेंस के रूप में कहां लिख रहे हैं, क्रेडिट में, तो बैलेंस किस साइड का है, डेबिट साइड का, जो यहाँ पर ओपनिंग लिखा गया दिख रहा है आपको। सेम एज इट इज, अगर बैलेंस आपने डेबिट में लिख रहे हैं, मतलब क्लोजिंग बैलेंस आप डेबिट में लिख रहे हैं, तो बैलेंस है एक्चुअली किस साइड का, वो है एक्चुअली क्रेडिट साइड का, जहां पर आपको लिखा गया है बाय ओपनिंग बैलेंस। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो अपने लेजर बैलेंस समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा ट्रायल बैलेंस लेकर, इसको लेकर ट्रायल बैलेंस, इसको इरेज करते हैं हम लोग, है ना, इसको लिख लिए होंगे आप लोगों ने, तो आपको समझ में आ गया कि परचेज डे बुक परचेज अकाउंट में डिफरेंस क्या है एंड सेल डे बुक और सेल अकाउंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपके सामने बात करने वाला हूं किसको लेके, ट्रायल बैलेंस। कल भी हमने ट्रायल बैलेंस किए थे, आपको ध्यान होगा, बट कल तो हमने बस वैसे ही स्टेटमेंट के रूप में बना दिए थे। आज हम इस ट्रायल बैलेंस के डिटेल जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस है क्या। देखो ध्यान से मैं क्या लिखता हूं, इट्स ए स्टेटमेंट, इट्स ए स्टेटमेंट। एक एक लाइन के ऊपर ध्यान देना क्योंकि सारे लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, बस जो इनका विशेषता है हमको जोड़ देता हूं और जोड़ने के बाद डेफिनेशन अपने आप बन जाता है, वही मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज याद रहे कि मुझे विशेषता से याद रहेगा कि इसका व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, यानी इसका डेफिनेशन हमें लिखना कैसे है। तो इट्स ए स्टेटमेंट prepared with the closing balance of account to check the mathematical accuracy of account record kept by us। तो देखो
ये डेफिनेशन में आपका सारा चीजें जो आपको चाहिए अकाउंट्स के बारे में जानकारी के मतलब ट्रायल बैलेंस के रूप में जानकारी के लिए वो सारा चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल है। क्या बोल रखा है? सबसे पहले बोल रखा है ये स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। मतलब ये कोई अकाउंट नहीं है, इसको बनाना कंपलसरी नहीं है। अकाउंट हो तो बनाना कंपलसरी होता, बट अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है तो बनाना भी कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो बनाओ, चाहो तो मत बनाओ, बट आपको बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? आपने जो अकाउंटिंग रख रखे है उसमें मैथमेटिकल कोई एरर नहीं है, ये जानने के लिए इसका जरूरत है। क्या जरूरत है? डेबिट के बराबर क्रेडिट अगर आ गया तो आप समझ जाते हैं कि हाँ अकाउंट जो रखा गया उसमें मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी जगह पर किसी को पार्टी को सेल हुआ था 1000 रुपए का, है ना, डेबिट में तो हमने लिख दिया 1000 रुपए, बट क्रेडिट में लिख दिया हमने मान लो 100 रुपए। या तो क्रेडिट में तो लिख दिया 1000 रुपए, बट डेबिट में लिख दिया 1000 रुपए। ऐसे गड़बड़ी ना हो, इसलिए ऐसे गड़बड़ी को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं, ताकि अगर ऐसे गड़बड़ी हो गया है तो वो डेबिट क्रेडिट में जो बैलेंस है उसका डिफरेंस दिखाना स्टार्ट कर देगा। जो टोटलिंग करने के बाद आता है ना आपका डेबिट के बराबर क्रेडिट, उसमें आपका डिफरेंस दिखाना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं? बट हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने ट्रायल बैलेंस में मैच करा दिया मतलब अकाउंटिंग पूरा पूरा सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रायल बैलेंस मैच होने के बाद भी कुछ गलतियां रह सकता है, मैं आपको बताता हूँ बाद में। अभी पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ। क्या बोला मैंने? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है किसके साथ? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट। जो लेजर अकाउंट हम मेंटेन करते हैं ना, उस लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, उन क्लोजिंग बैलेंस को लेके हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। जब कब प्रिपेयर करेंगे? जब सारे लेजर क्लोज हो जाएगा। तो लेजर क्लोज हो जाएगा और उसका क्लोजिंग बैलेंस जब मुझे मिल जाएगा तो उस क्लोजिंग बैलेंस को लेकर हम किसको बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तीसरी बात, किस लिए बनाते हैं? मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। क्या बोला मैंने? मैथमेटिकल एक्यूरेसी को, मतलब गाणितिक शुद्धता हिंदी में बोले तो गाणितिक शुद्धता चेक करने के लिए हम किसको प्रिपेयर करते हैं? इस स्टेटमेंट को जिसका नाम ट्रायल बैलेंस। तो तीन चीज हमें मेनली बताया गया। सबसे पहला ये स्टेटमेंट है, कब प्रिपेयर होता है? जब अकाउंट क्लोज होता है, उस क्लोजिंग बैलेंस को लेके अकाउंट का या लेजर का क्लोजिंग बैलेंस को लेकर हम इसको तैयार करते हैं। तीसरी बात किस लिए तैयार करते हैं? मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए तैयार करते हैं। तो ये तीनों बात आपको इसी डेफिनेशन में मिल गया, जो मेन तीन बात है ट्रायल बैलेंस रिलेटेड। अब ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली एसेट and expense contain डेबिट बैलेंस। वहीं पर एसेट का ऑपोजिट क्या होता है? लायबिलिटी, कैपिटल या इनकम कंटेन क्रेडिट बैलेंस। इसी कारण के वजह से जितना एसेट का टोटल है उतना ही आपका लायबिलिटी, आपका अकाउंटिंग में पहले ही बताया गया था, जितना एसेट होता है उतना ही लायबिलिटी होता है। तो जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट यहां पर टोटलिंग में आता है। मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट जितना होगा, दैट इज व्हाई द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज equal to the total of credit side। जितना डेबिट साइड का टोटल है उतना ही आपका क्रेडिट साइड के टोटलिंग में मिलेगा। अगर दोनों साइड का टोटल बराबर है, यानी डेबिट के बराबर क्रेडिट है, तो हम बोलते हैं जो अकाउंटिंग हमने रखे हैं वो मैथमेटिकली एक्यूरेट है। मैथमेटिकली एक्यूरेट है। फुल्ली एक्यूरेट क्यों नहीं है सर? फुल्ली एक्यूरेट इसलिए नहीं है, मैं बार बार करके बोल रहा हूं, मैथमेटिकली एक्यूरेट होना मतलब हाँ ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, आप बोल सकते हो मैथमेटिकली सही है, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने रख रखे हो वो सारा आपने फॉलो किए हो, या फिर अकाउंटिंग जो आपने रिकॉर्ड रख रखे हो वो भी 100% एक्यूरेट है, सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? मैं आपको वो भी बताता हूं, इसको इरेज करता हूं। अच्छा, इससे पहले और एक बात जरूर बता देता हूं कि डेबिट के बराबर क्रेडिट होता है। अगर डेबिट के बराबर क्रेडिट नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर डेबिट के बराबर क्रेडिट नहीं हुआ, जितना डिफरेंस रहा, या क्रेडिट के बराबर डेबिट नहीं हुआ, जितना डिफरेंस रहा, उस डिफरेंस को एक टेम्पररी अकाउंट में दिखाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट, है ना? तो इफ देयर इज ए डिफरेंस
between total of debit and the total of credit, then the difference will be shown in a particular account, particular temporary account, जिसका नाम है सस्पेंस, नोन एज सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम से जाना जाता है? सस्पेंस अकाउंट के नाम से। क्या नाम से? सस्पेंस। मैंने क्या बोला? अगर डेबिट के बराबर क्रेडिट नहीं हुआ, एक क्रेडिट के बराबर डेबिट नहीं हुआ, तो जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप एक पर्टिकुलर अकाउंट में दिखाएंगे जिसका नाम क्या है? सस्पेंस अकाउंट। इसी कारण से इसको टेम्परेरी अकाउंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तक तुम कारण यानी रीजन जिस वजह से डिफरेंस आ रहा है, जब तक आप रीजन दिखा नहीं पा रहे हो तब तक वो उसको सस्पेंस अकाउंट में दिखाओ। रीजन क्लियर होते ही सस्पेंस में से बैलेंस ऑटोमेटिक एडजस्ट होते जाएगा, है कि नहीं? जैसे मेरा 100 रुपए एसेट में बढ़ाना था, बट वो 100 रुपए एसेट में उल्टा कम हो रखा है ना? मतलब एसेट होना चाहिए था मान लो 1100 रुपए, बट मैंने लिख रखा है 1000 रुपए का। तो क्या हो गया? डेबिट में डिफरेंस आ गया, कितने रुपए का? 100 रुपए का। जब मेरा रेक्टिफाई हो जाएगा तो एसेट का बैलेंस कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा, तो मेरा सस्पेंस ऑटोमेटिकली हट जाएगा, तब सस्पेंस की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए इसको टेम्पररी अकाउंट बोलते हैं। बट हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, सस्पेंस का बैलेंस जो होता है यानी सस्पेंस अकाउंट, इसको अनिश्चित हिसाब भी बोलते हैं, में कंटेन ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है? बट सस्पेंस ऑलवेज treated as a liability। चाहे सस्पेंस का डेबिट बैलेंस हो, चाहे सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस हो, फर्क नहीं पड़ता। सस्पेंस है यानी अकाउंट में मिसमैच है, तो वो मिसमैच बिजनेस का लायबिलिटी बोल के ही ट्रीट होगा, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो चाहे वो लायबिलिटी के रूप में हो, उससे कोई मतलब नहीं है तो मिसमैच ही ना, इसीलिए इसको लायबिलिटी बोल के ही माना जाता है। चलो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो मैंने क्या बोला आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। मैंने बोला नॉर्मली एसेट एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस को कंटेन करता है, वही जगह पर लायबिलिटी कैपिटल या इनकम जो होता है वो आपका क्रेडिट बैलेंस को कंटेन करता है। यानी लायबिलिटी इनकम कैपिटल इसका बैलेंस जो होता है वो नॉर्मली क्रेडिट होता है, एक्स्ट्रा विड्रॉल वो अलग कहानी है, बट नॉर्मली क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है? वही आपको बताया जा रहा है। साथ में क्या बोला गया? डेबिट साइड की जितना टोटल है वो आपका क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होगा, या क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो आपका डेबिट साइड के टोटल के बराबर होगा। अगर बी बाई चांस बराबर नहीं होता, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कब होता है? मैंने आपको बताया था जब कोई मिसमैच होगा, अमाउंट में मिसमैच है, लिखने में कोई गलती कर दी है, टोटलिंग में कोई गलती कर दी है, इस केस में हो सकता है। तो जितना भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को हमें एक टेम्पररी अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इसीलिए डेबिट बैलेंस भी कंटेन कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी कंटेन कर सकता है। चाहे डेबिट बैलेंस कंटेन कर रखा हो चाहे क्रेडिट बैलेंस कंटेन कर रखा हो, दोनों ही हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। यही आपको यहां पर बताया गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके बात करते हैं कि अगर सस्पेंस अकाउंट के डेबिट के बराबर क्रेडिट हो गया फिर भी कौन सी टाइप का एरर रह सकता है उस अकाउंटिंग में। अब मैं उनको लेके बात कर रहा हूं, इसको इरेज कर दे।
एरर्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कौन सी टाइप का एरर आपको रिफ्लेक्ट नहीं होता, अब हम उसको लेके बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो है फुल ओमिशन। OMMISSION, फुल ओमिशन। फुल ओमिशन मतलब एंट्री ही पूरा पूरा ओमिटेड है। पूरा पूरा ओमिट का मतलब क्या होता है? सपोज करो किसी एक पार्टी को मैंने सेल किया था 1000 रुपए का, तो एंट्री क्या होता है? उधारी में सेल करते हो तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, अगर कैश में करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। मैंने प्राइमरी बुक में ही इस रिकॉर्ड को नहीं रखा, यानी जर्नल में ही इस रिकॉर्ड को रखा नहीं गया था। अगर जर्नल में ही नहीं रहेगा, प्राइमरी बुक्स में ही नहीं रहेगा, तो अकाउंटिंग में ही नहीं आएगा, और अकाउंटिंग में आएगा ही नहीं तो उस एरर को कहां से तुम पकड़ोगे? ये एरर तब पता लग सकता है जब वाउचरिंग हो। एक एक इंडिविजुअल वाउचर चेक करो, चेक करके देखो कि वो लेजर में पोस्टिंग हुआ है कि नहीं है ना। तो ऐसे एरर जो फुल ओमिशन वाला एरर है वो हमारा ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट बराबर होने के बाद भी रह जाने का चांसेस रहता है। इसलिए एक एक वाउचर देख के आपको एंट्री पोस्टिंग करना होता है। मैनुअल के जमाने में तो ये था, सॉफ्टवेयर के जमाने में तो कोई दिक्कत नहीं, आपने एक बार वाउचर एंट्री कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो पोस्टिंग हो गया, आपको पोस्टिंग का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ये हो गया पहला एरर। दूसरा एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या लिखा मैंने? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग में प्रॉपर ना नॉलेज होने के वजह से जो गलतियां होता है उसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। अब कुछ लोगों को कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस में अगर अलग करना यानी डिफरेंशिएट करना ही नहीं आता तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा क्या करेगा? रेवेन्यू नेचर में, और रेवेन्यू नेचर का खर्चा क्या करेगा? कैपिटल नेचर में कर देगा। अब दिक्कत ये है ऐसा एरर जो कैपिटल नेचर को रेवेन्यू में, रेवेन्यू नेचर को कैपिटल में दिखाया जाता है, वो एरर यहां पर पता नहीं लग सकता। क्यों नहीं पता लग सकता सर? आपको पता है एक्सपेंस चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, दोनों ही क्या होता है? डेबिट होता है। नहीं समझे? अगर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस होता है तो उसको एक्सपेंस बोल के काउंट करते हैं, और एक्सपेंस का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। वही जगह पर अगर कोई कैपिटल नेचर एक्सपेंस होता है तो उसके लिए क्या होता है? फिक्स्ड एसेट। एसेट बढ़ता है तो मतलब क्या हो गया? वो भी डेबिट होता है। तो दोनों ही जब डेबिट है और लिखते टाइम आपने कैपिटल की जगह रेवेन्यू में लिख दिए और रेवेन्यू की जगह कैपिटल में लिख दिए तो उसका एरर यहां पर पता लगाया नहीं जा सकता। जैसे कोई सेकेंड हैंड मशीन मैंने परचेज करा, उसके ऊपर ओवरहाउलिंग एक्सपेंसेस मैंने किया, उसका एंट्री क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग बोलेंगे ओवरहाउलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और जिनको पता है वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे जिस एसेट को आपने परचेज किया, अगर कार परचेज की है तो कार अकाउंट डेबिट, मशीन के ऊपर कर रहे हो तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? ओवरऑल मतलब ओवरऑल पूरा पूरी मॉडिफिकेशन करने के लिए यानी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया है वो कैपिटलाइज नेचर का एक्सपेंस होता है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू नेचर नहीं होता। यानी वो एसेट का वैल्यू बढ़ाएगा, डे टू डे रेगुलर अकाउंटिंग में एक्सपेंसिबल का अकाउंटिंग, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसिबल का अकाउंटिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, जबकि हमने कर दिए क्या? रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या ओवरऑल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये गलती, अब आपका रिपेयरिंग में जाए तो वो भी डेबिट है, अगर आपका एसेट में जाए तो भी वो डेबिट है, तो दोनों जगह डेबिट में तो दिखाया जा रहा है, और तीसरा मतलब दूसरा हेड तो आपका कैश ही है, तो कैश तो क्रेडिट है ही, कोई दिक्कत ही नहीं। तो दोनों जगह जब सही सही दिखाया गया है, ऐसा एरर कभी भी इस अकाउंटिंग में पता नहीं लग सकता। जैसे मैंने होना चाहिए था एसेट में डेबिट 100 रुपए, बट हो गया इसके जगह पर इसमें रिपेयरिंग एक्सपेंस 100। बताओ गलती क्या है? गलती तो प्रिंसिपल का है, बट देखो ये डेबिट होना चाहिए था 100 रुपए और वही 100 रुपए आपका डेबिट में है भी, तो ऐसे गलती कैसे पकड़ोगे? ऐसे गलती एक वाउचर चेक करते हैं तभी पता लगता है कि किस टाइप का ट्रांजैक्शन था और उस एंट्री को लिखा कैसे गया है, तभी ऐसे एंट्रीज के आप एरर पता लगा सकते हैं। तो ऐसे एरर जो है ये भी आप पता नहीं कर सकते किसके द्वारा? आप ट्रायल बैलेंस के द्वारा। कौन सा एरर था ये? एरर ऑफ प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग नॉलेज में कमी होने की वजह से जो एरर होता है उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल एरर बोलते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है वो है कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर मतलब क्या होता है? जब एक एरर दूसरे किसी एरर के द्वारा
रेक्टिफाई हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेट मतलब एक की जगह दूसरे ने कंपेंसेट कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपेंसेटिंग एरर। क्या बोलेंगे? कंपेंसेटिंग एरर। जैसे सपोज करो किसी एक पर्सन है राम को मैंने सेल किया था 1000 रुपए का सामान, तो एंट्री क्या होना चाहिए? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 1000 रुपए का सेल हुआ था, मैंने डेबिट में भी लिख दिया 100 रुपए, क्रेडिट में भी लिख दिया 100 रुपए। गलती है? बिल्कुल है, 1000 रुपए की जगह 100 रुपए लिख दिए। अब दोनों जगह कुल एरर हो गया, क्यों? इधर भी अपने 100 लिखो, इधर भी 100 लिखो, तो बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है। एक एरर तो ये हो गया। अब दूसरी एरर एक आ रहा है, मैंने शाम को सेल किया था 100 रुपए का, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, शाम को सेल किया था 100 रुपए का और दिखा दिया 1000 रुपए। अब बताओ क्या होगा? टोटल डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 1100 आ गया। ट्रायल बैलेंस तुम्हारा मैच हो गया, ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो गया, बट फिर भी इसके अंदर एरर है। क्या एरर हो गया? राम का जो अमाउंट होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, शाम का जो अमाउंट होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। ऐसे एरर, जो एक एरर दूसरे एरर से रेक्टिफाई हो जाता है, ऐसे एरर को ही हम बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं? कंपेंसेटिंग एरर। तो कंपेंसेटिंग एरर का भी पता नहीं लगता किसमें? ट्रायल बैलेंस में। तो आपने देख लिया 3 टाइप का एरर आपको पता नहीं लग सकता, एक तो फुल ओमिशन हुआ है, तो एक तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो और एक कंपेंसेटिंग एरर है। तो ऐसे एरर को आप ट्रायल बैलेंस के द्वारा पता नहीं लगा सकते। चलो यहां तक हो गया, ये आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इसमें से आपको ट्रायल बैलेंस करना है। इसकी रेस करते हैं हम। ये एरर्स नोट्स की जगह नोट्स लिखा हुआ था, उसको चेंज कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी, है ना, उस क्वेश्चन का आपको ट्रायल बैलेंस। देखिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, कैश 65,000, कैपिटल 80,000, ओपनिंग स्टॉक 3,000। ये ओपनिंग स्टॉक, हाँ इसके बारे में बताऊं। क्रेडिटर्स 6,000, डेटर्स 10,000, फर्नीचर 15,000, ड्राइंग 3,000, लोन फ्रॉम एसबीआई 12,000, सैलरी 5,000, स्टेशनरी 10,000, इंटरेस्ट 4,000। ये आपको दिखा रखा है बैलेंस हर एक लेजर का। आपका जिसका बैलेंस जो होता है, अगर डेबिट होता है तो डेबिट में लिखना है अमाउंट को, अगर क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में लिखना है। ये वाला आपका डेबिट बैलेंस के लिए है, ये वाला आपका क्रेडिट बैलेंस के लिए है। आपका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखिएगा, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो आप क्रेडिट में लिखिएगा, ठीक है। अब एक बात और जरूर बताना चाहूंगा, यहां पर देखो एक चीज लिखा हुआ है स्टॉक। स्टॉक मेरा बिजनेस के लिए संपत्ति है, बिल्कुल उसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, वो भी आपके लिए बिल्कुल सही है। बट ओपनिंग स्टॉक आपके लिए संपत्ति है, बट क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक अगर दोबारा से आप संपत्ति बोल के काउंट करेंगे, सर दोबारा से क्यों? दोबारा से इसलिए क्योंकि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो कहां से आया है? या तो परचेज में से आया है कि नहीं, या तो ओपनिंग स्टॉक में से रह गया है। तो परचेज और ओपनिंग स्टॉक दोनों को तो आपने ऑलरेडी डेबिट कर रखे हैं। दोबारा से अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करेंगे तो क्या हो गया? डबल इफेक्ट आ गया ना। जिसका वैल्यू ऑलरेडी परचेज के अंदर कंटेन है उसको दोबारा से आप काउंटिंग करोगे तो क्या होगा? तो 2 बार काउंट हो जाएगा। इसीलिए नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक काउंटिंग में लिया नहीं जाता, ओपनिंग स्टॉक को संपत्ति बोल के दिखा दिया जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑलरेडी परचेज के अंदर या ओपनिंग स्टॉक में काउंटेड रहता है, इसलिए उसको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं होता। इसलिए ट्रायल बैलेंस में हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर परचेज की जगह एडजस्टेड परचेज दे रखा है, क्या दे रखा है? एडजस्टेड परचेज। यहां पर जैसे परचेज जो दिख रखा है, देखो दिखा रखा है क्या परचेज का है, ओपनिंग स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, सैलरी, स्टेशनरी, परचेज नहीं है क्या इसमें? एक मिनट मैं देख लेता हूं परचेज में है कि नहीं। चलो इस क्वेश्चन में हमने परचेज नहीं लिखा और सेल भी नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, दोनों को हटा देते हैं। तो परचेज सेल यहाँ पर लिखा नहीं है, बट हाँ अगर यहाँ पर सिर्फ परचेज लिखा होगा तो आप समझ जाइए वो आपका ग्रॉस परचेज है। तो ग्रॉस परचेज है, उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड है। बट अगर ग्रॉस परचेज की जगह लिखा होता है एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड मतलब परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। परचेज में से अगर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू को माइनस कर दिया गया है तो जो वैल्यू बचता है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड परचेज। अगर एडजस्टेड परचेज दिया गया है तो मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक बाहर है तो आप क्लोजिंग स्टॉक को काउंटिंग उस टाइम लेंगे। और क्या करेंगे उस टाइम? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, क्योंकि स्टॉक आपका डेबिट होता है। बट अगर नॉर्मल ग्रॉस परचेज दे रखा है तो उसके समय आप क्लोजिंग स्टॉक काउंटिंग में नहीं लेंगे, यही आपको बताना।
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताइए कैश संपत्ति है तो डेबिट में होगा, लिख दिया 65,000। कैपिटल लायबिलिटी या कैपिटल लायबिलिटी कैपिटल इसका क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, तो हमने क्रेडिट में लिख दिया 80,000। कोई दिक्कत है? ओपनिंग स्टॉक मैंने पहले ही बता दिया, अभी एसेट है तो डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस 6,000 रुपए क्रेडिट में लिख दिया। नेक्स्ट डेटर संपत्ति होता है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट में मैंने लिख दिया डेबिट बैलेंस। फर्नीचर संपत्ति है तो डेबिट बैलेंस बोल के लिख दिया। ड्राइंग नेगेटिव कैपिटल, बताइए आपको कैपिटल जा रहा है तो कैपिटल होता तो क्रेडिट होगा, नेगेटिव कैपिटल होता तो क्या होगा? डेबिट में हो जाएगा, तो 3,000 रुपए का डेबिट बैलेंस हो गया। लोन फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से लोन ले रखा है, हमारी लायबिलिटी है ना, तो क्रेडिट बैलेंस में चला गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। सैलरी आपका एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस में आ गया। स्टेशनरी एक्सपेंस है आपका डेबिट बैलेंस में आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका डेबिट बैलेंस में। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक जो मैंने पोस्टिंग दिखाया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा हाँ, इसमें इंटरेस्ट जो है ना, इसके इंटरेस्ट रिसीव है, ये तो रिसीव है तो इसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। और अगर लिखा होता है इंटरेस्ट पेबल तो भी हम क्रेडिट लिखते हैं। पेबल मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, बकाया हमारे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी, तो उसको क्रेडिट में लिखा जाएगा। ओके, तो अब देखो इसका बैलेंस आप अगर करोगे, देखना दोनों साइड बराबर आ रहा है, यानी इक्वल आ रहा है। मैं आपको दोबारा से बताता हूं, एसेट एंड एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा। देखो कैश एसेट का डेबिट बैलेंस हो गया, है ना। ओपनिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस हो गया। डेटर एसेट है, डेबिट बैलेंस हो गया। फर्नीचर एसेट है, डेबिट बैलेंस हो गया। ड्राइंग नेगेटिव कैपिटल है, इसका डेबिट बैलेंस हो गया। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। बाकी जो रह गया वो देखो, या तो आपका इनकम है, या तो आपका कैपिटल है, या तो आपका लायबिलिटी है, जिसका बैलेंस आपका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इनका टोटलिंग करके देखो, आपका जो टोटल बैलेंस आ रहा है वो 1,02,000 रुपए आ रहा है। तो 1,02,000 रुपए आपका डेबिट के बराबर क्रेडिट आ गया। अगर नहीं आता तो डिफरेंस होता है, उसको किसमें दिखाते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। किसमें दिखाते हैं? सस्पेंस अकाउंट में बराबर करने के लिए। बराबर किसके हिसाब से होता है? जिस साइड ज्यादा होता है उसके हिसाब से। अगर डेबिट में ज्यादा होता, क्रेडिट में कम है, तो जितने का कम है उतने का ही सस्पेंस लगा देते हैं। अगर क्रेडिट में ज्यादा होता, डेबिट में कम होता, तो डेबिट में सस्पेंस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ट्रायल बैलेंस। कल इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। अगर आप लोगों को फिर भी इसके सेशन में कोई डाउट या क्वेरी है, आप डाउट सेशन में इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।